हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। एक बार फिर अपन एक टॉपिक लेके आए हैं, रामाचंद्रन प्लॉट। आज अपन रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्रोटीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रोटीन में हमने पढ़ा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स के बारे में क्या होते हैं। अभी जो हमारा प्रोसीजर चल रहा है वो ये प्रोसीजर चल रहा है कि प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में बनती कैसे है। जैसे पहले एमिनो एसिड जुड़ेंगे, एमिनो एसिड जुड़ने के बाद में प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि पहले क्या बनेंगे, एमिनो एसिड से जुड़कर प्राइमरी स्ट्रक्चर, और प्राइमरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन है वो कन्वर्ट होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कोई प्रोटीन जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद में फंक्शनल फॉर्म में आएगी। ये किस फॉर्म में आएगी? फंक्शनल फॉर्म में। यानी कि इससे या तो कोई हार्मोन बन जाएगा प्रोटीन से, जो एक हार्मोन की तरह काम करने लग जाएगा, या फिर कोई एंजाइम बन जाएगा जो एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, या फिर इससे कोई बन जाएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब जो हमारी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, जैसे कि मान लो कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इलास्टिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, केराटिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो जो हम एंजाइम पढ़ते हैं, अपन हार्मोन्स पढ़ते हैं जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, वो बनने की प्रोसेस क्या है और एक्चुअल में एक प्रोटीन बनती कैसे है, उस सीक्वेंस में उसी प्रोसीजर को अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या सीखा है कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, एमिनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, उस सब बारे में अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। आज अपन इससे उठ करके प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड की कैसे बनती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जीएन रामाचंद्रन। और ये जो साइंटिस्ट हैं ये इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज। तो उन्होंने बहुत, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी दिया, दूसरी बात ये है कि ये इंडियन साइंटिस्ट हैं। बाकी जो साइंस के फील्ड में मोस्ट ऑफ देखोगे तो वो फॉरेन के साइंटिस्ट ही आपको मिलेंगे, विदेशों के साइंटिस्ट ही मिलेंगे, लेकिन ये जो साइंटिस्ट हैं वो इंडियन साइंटिस्ट है, इसीलिए इनको थोड़ी तवज्जो भी दी जाती है और देनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। तो देखिए, रामाचंद्रन प्लॉट ने, जीएन रामाचंद्रन ने एक कॉन्सेप्ट दिया और इनके सम्मान में इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है? तो देखिए, रामाचंद्रन प्लॉट समझने के लिए अपन ये कहेंगे कि किसी प्रोटीन बनने की शुरुआत में सबसे पहले बनती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, इस बात का पता आप रामाचंद्रन प्लॉट से लगा सकते हैं। यानी कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है कि ये एक ऐसा बना हुआ प्लॉट है जिसमें आप किसी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख करके ये बता सकते हो कि ये किस प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी या ये किस प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी। ये बात आप किससे पढ़ सकते हो? रामाचंद्रन प्लॉट के बेसिस पर। अब रामाचंद्रन प्लॉट के बेसिस पर यह बात आप कैसे बोल सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनेगी उसके बारे में जो अपन बातें बोलते हैं वो कैसे बोल सकते हैं और क्यों बोल सकते हैं? तो यहां देखिए, ये आपका मान लो एक एमिनो एसिड है और इस एमिनो एसिड के अंदर अपन कह रहे हैं कि ये एक किरेल कार्बन है, इसलिए इसको अपन ने नाम दे दिया अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है वो कैसा है? किरेल कार्बन। और इस किरेल कार्बन के अंदर अपन दो प्रकार के बॉन्ड देख सकते हैं। तीसरा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहां पर दो प्रकार के बॉन्ड देख सकते हैं कि एक तो N और C, यानी ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बना हुआ बॉन्ड है। इस बॉन्ड को नाम देते हैं फाई बॉन्ड। यानी कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है? फाई बॉन्ड। और दूसरा है अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में, यानी कि अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को नाम देते हैं साई। यानी कि ये जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? साई बॉन्ड है।
यानी यहां पर फाई और साई बॉन्ड बन रहे हैं, और फाई और साई बॉन्ड बन रहे हैं, इन बॉन्ड में रोटेशन होगा, यानी कि इस बॉन्ड में होगा, इस बॉन्ड में रोटेशन, दोनों में रोटेशन होता है, और रोटेशन के बेसिस पर प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। और ये रोटेशन कितना ज्यादा हो रहा है, किस प्रकार से रोटेशन हो रहा है, उसी के बेसिस पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। अब ये रोटेशन ज्यादा होगा कम होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उसकी आर चेन पर। ये डिपेंड किस पर करेगा? उसकी आर चेन पर, उस पर्टिकुलर आर चेन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एमिनो एसिड की आर चेन जितनी लाइट होगी, जितनी हल्की होगी, ये बॉन्ड उतने ज्यादा फ्री होंगे, और ये बॉन्ड उतने ज्यादा फ्री होंगे तो ये उतना ज्यादा रोटेशन शो कर सकते हैं, ये उतने ज्यादा रोटेट हो सकते हैं, बॉन्ड घूम सकते हैं। और किसी एमिनो एसिड की आर चेन जितनी ज्यादा भारी होगी, और आर चेन जितनी ज्यादा भारी होगी, तो ये रोटेट नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड फ्री कम रह पाएगा। इसी को अपन बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाध्यता। क्या बोलेंगे इसको? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आने की वजह से फाई और साई के अंदर रोटेशन कम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आपके पेप्टाइड के अंदर एमिनो एसिड का फाई और साई बॉन्ड कितना रोटेट कर पा रहा है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फाई और साई के बीच में यहां पर जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड था पेप्टाइड बॉन्ड, यानी यहां पर दूसरा एमिनो एसिड आया और उसके ऊपर जो बॉन्ड कैसा था? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड ओमेगा बॉन्ड हमने नाम दिया, जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एक पेप्टाइड में या तो फाई बॉन्ड रोटेट होगा या साई बॉन्ड रोटेट होगा। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि किसी की आर चेन जितनी ज्यादा फ्री है, और आर चेन जितनी ज्यादा फ्री है, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं वो रोटेशन ज्यादा करेगा, और रोटेशन ज्यादा करेगा इसका मतलब वो रामाचंद्रन प्लॉट पर ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। इसीलिए अपन ने एक नाम दिया था कि जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है वो छोटा सा एमिनो एसिड है, यानी उसकी आर चेन पर ओनली हाइड्रोजन था। आर चेन पर क्या था? हाइड्रोजन। इसका मतलब इसकी आर चेन बहुत लाइट है, और बहुत लाइट है इसका मतलब ये फ्री है, और फ्री है इसका मतलब ग्लाइसिन के अंदर फाई और साई बॉन्ड सबसे ज्यादा रोटेशन करते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है वो रामाचंद्रन प्लॉट पर सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने से मेरा मतलब क्या है कि आप जैसे जितनी भी वैल्यू निकालोगे, जैसे कि मान लो अपन ये बोल सकते हैं कि 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, भाई ज्यादा से ज्यादा कोई चीज जहां पर चली है और वहां वापस पहुंच गई, इसको अपन क्या बोलेंगे? 360 डिग्री रोटेशन होता है। तो जैसे कि मान लो हम 360 को दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है +180 और एक होता है -180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, यानी टोटल कितना हो गया है? 360। एक तो +180 डिग्री और एक -180 डिग्री, इसका मतलब टोटल 360 डिग्री हो गया। अब कोई एमिनो एसिड ऐसा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे हमने ये बोल दिया कि एक एमिनो एसिड सिर्फ और सिर्फ 120 डिग्री +120 डिग्री ये फाई बॉन्ड और साई बॉन्ड रोटेट कर पाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। ये ना तो 125 कर पाएगा ना 135 कर पाएगा, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसका मतलब रामाचंद्रन प्लॉट पर कम एरिया ऑक्यूपाई कर पाएगा। और ये हम कह रहे हैं कि एक एमिनो एसिड है, उसकी आपको रोटेशन की जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू मिल रही है कि +120 भी मिल रही है और -120 भी मिल रही है। यहाँ आपको +80 मिल रहा है, -80 मिल रहा है, यानी कि चारों ओर से वो बॉन्ड क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है। इसका मतलब उसकी आर चेन बहुत लाइट है, और आर चेन बहुत लाइट है तो सारे ही वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा, तो रामाचंद्रन प्लॉट पर ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ये बातें हम अभी रामाचंद्रन प्लॉट से बना रहे हैं। ये बात अभी अगर आपके समझ में नहीं आई तो अब हम रामाचंद्रन प्लॉट बनाएंगे, जहां पे आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, रामाचंद्रन प्लॉट को हम रामाचंद्रन प्लॉट क्यों कहते हैं? पहली बात तो यह है क्योंकि रामाचंद्रन ने 4 प्लॉट बनाए। प्लॉट का मतलब तो आप समझते ही हो कि प्लॉट क्या होता है? एक जगह होती है। इसका मतलब अपन क्या बना रहे हैं? 4 प्लॉट, और ये 4 प्लॉट बना देते हैं। ये हमारी एक जमीन है, और ये बन गए हमारे 4 प्लॉट।
ये एक ग्राफ टाइप का बन गया जिसके अंदर दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। इस एक्सिस पर अपन रखते हैं ये फाई की वैल्यू, और यहां इस एक्सिस पर रखते हैं साई की वैल्यू। यहां जो वैल्यू है वो 0 है और यहां जो वैल्यू है वो भी 0 है। इसका मतलब इसके इधर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी माइनस में, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना आ गया, 180 डिग्री। यहां इस फाई की वैल्यू यहां 0 है, नीचे की तरफ आएगी तो इसकी नीचे माइनस में बढ़ती बढ़ती कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इधर फाई की वैल्यू प्लस में आती है, 0 से लेके प्लस कितनी आ सकती है, मैक्सिमम 180 डिग्री। और इधर साई की वैल्यू है वो 0 है, यहां से प्लस की तरफ बढ़ती है तो इसकी आ जाती है प्लस 180 डिग्री। ये रामाचंद्रन ने क्या बनाया, एक प्लॉट बनाया। इस प्लॉट के अंदर 4 भागों में बट गया। इसको अपन बोलते हैं अपर और इसको अपन बोलते हैं लोअर प्लॉट, दोनों को। ये इधर कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और ये इधर कौन सी साइड है, राइट साइड। इसका मतलब ऊपर वाले को इसको लेफ्ट अपर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर, इस प्रकार की चीजें हैं। वो क्या बन गया, प्लॉट के 4 एरिया अलग अलग बन गए। उसके बाद में हमने कहा कि ग्लाइसिन जो है वो ग्लाइसिन मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या हो गया कि यहां इसकी वो वैल्यू फाई है और ये बॉन्ड सही है। इसकी वैल्यू कितनी भी आ सकती है, हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर फाई की वैल्यू प्लस 120 से माइनस 120 आ सकती है। तो ये हमारा फाई है, यानी कि अपन ये मान के चलें कि प्लस 120 यहां से है और इसकी माइनस 120 मान लो यहां हो गया, इतना बड़ा एरिया हो गया। उसके बाद में साई की वैल्यू भी मान लो प्लस 120 से माइनस 120, इसका मतलब प्लस 120 यहां है, इसका मतलब माइनस 120 यहां है। तो आप ये देख पा रहे हो ये इस प्रकार का एरिया पूरा का पूरा इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि इसमें रोटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि ग्लाइसिन जो है वो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। दूसरी बात, हमने एक बात बोली थी, प्रोलीन। प्रोलीन की स्ट्रक्चर आपने देखी है और नहीं देखी है तो देख लो। उसके अंदर जो NH2 था ये एक इम्यूनो एसिड था, पहली बात तो ये है। और ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी प्रोलीन की, ये लो इस प्रकार की क्या है, स्ट्रक्चर है प्रोलीन की। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर है तो आप देख पा रहे हो कि जो इसकी फाई वैल्यू है, ये फाई है, ये बॉन्ड तो फ्री नहीं है, ये तो पैक है, टाइट हो गया, तो ये बॉन्ड फ्री नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स हो गई। और ये ओनली साई बॉन्ड है, ये रोटेट करेगा, और ये रोटेट कितना भी करेगा क्योंकि ये इसकी आर चेन है वो इससे जुड़ी हुई है, आर चेन बहुत भारी है, इसीलिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा की वजह से फाई में तो बिल्कुल भी रोटेशन अलाउ नहीं है और ओनली साई बॉन्ड में रोटेशन होगा। इसका मतलब सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो कौन सा एमिनो एसिड हो गया, प्रोलीन। ये बातें आपको समझनी है क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यू में वेरिएशंस नहीं आएगा, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये ज़्यादा रोटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रामाचंद्रन प्लॉट पर एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो है ग्लाइसिन एमिनो एसिड, और सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो है प्रोलीन एमिनो एसिड। क्यों है, इसकी बातें भी मैंने आपको बता दी। ग्लाइसिन की जो आर चेन है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, प्रोलीन की आर चेन है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो ग्लाइसिन में स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं है, प्रोलीन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में अपन ये बात करें कि इसी रामाचंद्रन प्लॉट के बेसिस पर क्या कहा कि अगर फाई की वैल्यू -60 डिग्री के आसपास है और साई की वैल्यू -45 या 52 डिग्री के आसपास, इसे नाम दिया राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इसे क्या नाम दिया, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अब देखिए फाई की वैल्यू कितनी है, -60, तो ये हमारा फाई है। -90 तो यहां आ जाता है,
-90 यहां आ जाता है, इसका मतलब 60 आपको और अंदर की तरफ चलना पड़ेगा। यानी ये इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं नहीं सॉरी, -90 इधर आ जाता है तो अपने को 0 की तरफ आना, इधर तो बढ़ रही है, इधर तो 90 डिग्री है और इधर हमारा लगभग मान लो हाँ 60 डिग्री, लगभग एक आइडिया है बच्चों, 60 डिग्री है। इसका मतलब फाई की वैल्यू -60 डिग्री होगी। साई की वैल्यू कितनी है? -45 डिग्री के आसपास। तो साई की वैल्यू देखो 0 तो ये हो गई, आपको किधर जाना है? माइनस की तरफ नीचे आएंगे, कितना है? 45। तो वही बात है, बीच में तो 90 डिग्री होगा और इसके बीच में 45 डिग्री होगा। इसका मतलब ये मैं आपको सिर्फ एक समझा रहा हूँ, वरना सब समझाने लगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये -45 हो गया, ये इधर -60 है, इसका मतलब आपको इसके बीच में आना पड़ेगा। ये लो, इस एरिया पर, यहां पर कौन हो गया? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इसका मतलब इस प्लॉट में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को जगह मिल गई। ये लो, फाई की वैल्यू कितनी है? -60 डिग्री। साई की वैल्यू है -45। ये 48 भी मिल सकता है, ऐसा मतलब वेरिएबल अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकते हैं आपको। तो ये जगह किसको मिल गई? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इसी चीज को आप जस्ट रिवर्स कर दो। जस्ट रिवर्स करने से मेरा क्या मतलब हो गया कि फाई की वैल्यू +60 डिग्री। ये देखिए एग्जैक्ट तो 58 डिग्री मिल सकता है लेनिंजर के अंदर। साई की वैल्यू है +45 डिग्री। इसका मतलब अब की बार जस्ट उल्टा हो गया, और जस्ट उल्टा हो गया इसका मतलब इधर दोनों फाई और साई की वैल्यू मिलेंगी। यहां पर आपको ये वैल्यू मिलेगी जिसका नाम होता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। क्या नाम हो गया इसका? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो गई। ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। इसका मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो फेवरेबल अल्फा हेलिक्स है वो कौन सी अल्फा हेलिक्स है? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए। और इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है? प्लस में इसकी वैल्यू है। जो प्लस है, ये जो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है ये होती है डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के लिए, और ये जो होती है ये एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के लिए। इसका मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन से एमिनो एसिड थे? एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड थे। इसका मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम किसको फेवर करेगा? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को फेवर करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर फाई की वैल्यू -120 डिग्री है और साई की वैल्यू +115 डिग्री, इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं पैरेलल बीटा सीट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ये कौन सी है? पैरेलल बीटा सीट। अगर फाई की वैल्यू -140 डिग्री है, साई की वैल्यू +135 डिग्री है, तो ये होती है एंटी पैरेलल बीटा सीट। बीटा सीट इसका मतलब देखिए, यहां अपन इसका भी आइडिया लगा सकते हैं। फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -120 डिग्री। तो ये फाई की वैल्यू है -120 डिग्री है, इसका मतलब आप इसको -120 डिग्री मान सकते हो। साई की वैल्यू कितनी है? +115, इसका मतलब प्लस इससे ऊपर जाएगा, और 115 है तो यहां इसके आसपास आप इसको मान सकते हो। इसका मतलब यहां से लाते 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 यहां तक आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपकी पैरेलल बीटा सीट है। एंटी पैरेलल बीटा सीट है 120 से 140, यानी थोड़ा सा आपको इधर आना है, और इसकी वैल्यू है तो ये लगभग यहां आ जाएगा, ये एंटी पैरेलल बीटा सीट आ जाएगा। इस प्रकार से रामाचंद्रन प्लॉट में सबको जगह मिल जाती है। उसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स कुछ गिने चुने एग्जांपल दे देता हूं कि फाई की वैल्यू तो है -50 डिग्री और साई की वैल्यू है +150 डिग्री। ये जो होती है ये कोलेजन हेलिक्स होती है, यानी कोलेजन प्रोटीन के बारे में तो आपने नाम सुना होगा, उसी को नाम क्या देते हैं? कोलेजन हेलिक्स। यानी कोलेजन हेलिक्स से कोलेजन प्रोटीन बनती है। इसको भी आप देख सकते हो -50, इसका मतलब ये थोड़ा सा आप इधर आ जाओ,
ये -50 है, ये +150 है, इसका मतलब ये +150, इसका मतलब ये चढ़ती चढ़ती कहाँ आ जाएगी, इधर ये आपकी कोलेजन हेलिक्स आ जाएगी। इस प्रकार से पाई हेलिक्स होता है, 3 की पावर 10 हेलिक्स होता है। तो इस रामाचंद्रन प्लॉट के अकॉर्डिंग हम इन सब चीजों को रख रहे हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो होती है वो एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम में पैरेलल बीटा शीट जनरली नहीं होती, जनरली ये इसको फेवर नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सभी के सभी एग्जाम्पल हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हैं। यानी कि कोई प्रोटीन जो है वो या तो अल्फा हेलिक्स से मिलकर बनी हुई होगी, या बीटा शीट से बनी हुई होगी, या फिर कोलेजन हेलिक्स, यानी कोलेजन प्रोटीन जो है वो कोलेजन हेलिक्स से बनती है। केरेटिन प्रोटीन है वो केरेटिन हेलिक्स से मिलकर बनती होती है, या फिर कोई 3 की पावर 10 हेलिक्स होता है, 3 की पावर 10 हेलिक्स हो सकती है, या फिर पाई हेलिक्स हो सकती है। इन सब की फाई और साई की वैल्यू है, पाई हेलिक्स है, इन सब की फाई और साई की वैल्यू है, और इसके अकॉर्डिंग रामाचंद्रन प्लॉट में इसको जगह मिल जाती है कि इस प्रकार से रोटेशन हो रहा है। यहां तक अगर रोटेशन हो रहा है तो ये हेलिक्स बन गई, यहां से रोटेशन हो रहा है तो ये हेलिक्स बन गई। तो इस प्रकार से आपका सिंपल सा रामाचंद्रन प्लॉट है। रामाचंद्रन प्लॉट्स में बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। क्यों नहीं है कि सबसे पहली बात, रामाचंद्रन प्लॉट है क्या एक्चुअल में? रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो ये है कि किसी भी प्रोटीन या किसी भी पेप्टाइड की प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख करके आप ये बता सको कि किस प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगा। यानी कि किसी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या होता है, रामाचंद्रन प्लॉट होता है। दूसरी बात क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप पहचानते क्या हो, एमिनो एसिड के अंदर फाई और साई वैल्यू होती है। इस फाई और साई बॉन्ड के अंदर रोटेशन होता है। जिस प्रकार से रोटेशन होता है उसी प्रकार से वो रामाचंद्रन प्लॉट पर एरिया ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट पर एक तरफ तो फाई होता है, एक तरफ साई होता है। इसका मतलब फाई और साई बॉन्ड में रोटेशन के बेसिस पर आप बता रहे हो कि वो किस प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनकी फाई और साई वैल्यू में रोटेशन होता है, प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। इन सब के एग्जाम्पल्स को हमने यहां रखा है कि ये एग्जाम्पल्स किस प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये जो मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई हैं ये सभी के सभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल हैं। यानी कि मान लो आपसे कोई ये पूछ ले कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है या उसके एग्जाम्पल्स बताओ, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में क्या होती है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एमिनो एसिड या पेप्टाइड के अंदर फाई और साई बॉन्ड में रोटेशन होगा। रोटेशन जब इसमें होता है तो ये इस पेप्टाइड की स्ट्रक्चर मान लो इस प्रकार से सीधी थी, ये इस प्रकार से सीधी थी। अब इसके बीच में जो फाई और साई बॉन्ड थे उसमें रोटेशन हो गया, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर की है वो जिगजैग स्ट्रक्चर बन जाती है। मतलब जिगजैग क्यों बनी है एक्चुअल में, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, रोटेशन हो गया है, फाई और साई बॉन्ड में रोटेशन हो गया है, तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर बन गई है। ये जिगजैग स्ट्रक्चर ही कौन सी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और यहां पर हमने सभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं जिनको रामाचंद्रन प्लॉट पर आप आराम से जगह दे सकते हो। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी फाई और साई की वैल्यू बता रहा है तो उसको आप रामाचंद्रन प्लॉट पर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने रामाचंद्रन प्लॉट को एकदम सिंपल से तरीके से पढ़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए खूब सारी बातें हो जाती हैं रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फाई और साई बॉन्ड के रोटेशन पे ध्यान देना है। जाहिर सी बात है बॉन्ड में जो रोटेशन होगा वो ओनली सिंगल बॉन्ड में होगा, और सिंगल बॉन्ड में है इसका मतलब रामाचंद्रन प्लॉट किस पर डिपेंडेंट है, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब फाई और साई जो बॉन्ड है वो दोनों के दोनों क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो जो भी टोटल रामाचंद्रन प्लॉट है उसके ऊपर रोटेशन होगा, और रोटेशन जो होता है वो आर चेन के लाइट और हैवी चेन के बेसिस पर होता है। जितनी ज़्यादा लाइट चेन होगी उसमें उतना ज़्यादा रोटेशन होगा, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और जितनी ज़्यादा हैवी चेन होगी उसमें रोटेशन नहीं हो पाएगा फाई और साई में, और रोटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस उसकी ज़्यादा है। इस प्रकार से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हमने नाम तो दे दिया, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, एंटी पैरेलल बीटा शीट,
पैरेलल बीटा शीट, कोलेजन हेलिक्स, पाई हेलिक्स, 3 की पावर 10 हेलिक्स, इन सब चीज़ों को अपन थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड या अल्फा हेलिक्स क्या होती है, बीटा शीट क्या होती है, क्योंकि इन्हीं से प्रोटीन बनती है। इसका मतलब एक प्रोटीन के अंदर आपको अल्फा हेलिक्स भी देखने को मिल सकती है, बीटा शीट भी देखने को मिल सकती है, और अल्फा हेलिक्स के साथ साथ बीटा शीट दोनों चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। कोलेजन हेलिक्स सिर्फ और सिर्फ कोलेजन प्रोटीन में होती है, बाकी कोलेजन हेलिक्स किसी प्रोटीन में नहीं होती, इसलिए इसको स्पेशल नाम ही दे दिया गया क्या, कोलेजन हेलिक्स। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा पर्पज़ था रामाचंद्रन प्लॉट को समझना, और रामाचंद्रन प्लॉट या रामाचंद्रन जी ने किस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया है उसको अपन कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में हमारी पढ़ने का एक पर्पज़ था। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।